ओके, नमस्कार आप सबको। स्वागत है आपका द एसएससी वॉरियर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कार्यपालिका का होने वाला है। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कार्यपालिका के एक्चुअल में कार्य क्या होते हैं, कौन कौन इसमें मेंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे कि राष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन कैसे होता है, और साथ ही साथ कार्यपालिका में उसकी भूमिका क्या होती है। वैसे तो अगर हम कार्यपालिका के बारे में बात करें कि राष्ट्रपति को तो पहला दर्जा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर दूसरे वे में बात करें तो प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है, कार्यपालिका का हेड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम थोड़े से बिंदु जो है, पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। भाई कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो जो जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो पहला तो हम बात करेंगे कार्यपालिका एक्चुअल में होती क्या है। कार्यपालिका को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, विधायिका को समझना पड़ेगा। जब आप विधायिका समझ जाओगे तो फिर आप कार्यपालिका समझ जाओगे, कार्यपालिका समझ जाओगे तो फिर आपको क्या समझ में आएगा, न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, और तीनों टॉपिक जो है आपको अच्छे से पढ़ने भी पड़ेंगे। कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं, कार्यपालिका के प्रकार, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है ये भी हम बात करेंगे, जिसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बात करेंगे और दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बात करेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां, स्थायी कार्यपालिका, अखिल भारतीय सेवा का वर्गीकरण, ये सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्यपालिका है क्या। समझिए कि कार्यपालिका जो है वो कोई एक डेफिनेशन नहीं है, हर किसी की अलग अलग विचारधारा होती है। हर एक व्यक्ति जो है कार्यपालिका के क्या देता है भाई, अलग अलग, आप बोल सकते हो अलग अलग उसकी विचारधारा होती है, अलग अलग उसकी डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे गिल क्राइस्ट के बारे में। तो उन्होंने कार्यपालिका के बारे में क्या बोला। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करती है। यह वह धुरी भी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन भी घूमता है। आप समझिएगा, कार्यपालिका जो है वो क्या करती है, नियम को लागू करती है। क्या करती है, नियम को लागू करती है। कोई भी नियम वगैरह जो बनाया जाता है, वैसे विधायिका जो होती है वो पहले नियम बनाती है और उसको लागू करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, उसका कार्य होता है कार्यपालिका का। किसका होता है, कार्यपालिका का उसका कार्य होता है। अब यहाँ पे हमने बात करी कि भाई इसका ये क्या करता है, भाई कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करते हैं। मतलब जनता की जो इच्छा होती है, जैसे क्या होता है समाज जो है समय समय पे बदलता रहता है। ठीक है, कब जैसे बुराइयां भी होती रहती हैं भाई, अब अपराध भी होते रहते हैं, कुछ चेंजेस वगैरह भी करने होते हैं, तो विधायिका क्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं और कार्यपालिका उसको लागू कर देती है। यहाँ पे मैकीड्रेस के अनुसार राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक समाज के शासन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली एक संस्थागत क्या है, व्यवस्था है। मतलब राजनीतिक समाज में जो शासन किया जा रहा है, ठीक है, उसका औपचारिक उत्तरदायित्व जो होता है वो भी कार्यपालिका के पास होता है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो नीति नियमों और कायदे कानून को संगठन में लागू करते हैं। संगठन में लागू करने का मतलब है इनका एक ग्रुप होता है। जैसे हम संसद के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम संसद के बारे में बात करते हैं तो वही क्या होता है भाई, जो संसद होता है उसमें विचार विमर्श होते हैं। विधायिका होती है, क्या होती है, विधायिका होती है, वो डिस्कशन वगैरह करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कानून को लागू कर दिया जाता है। ये बात क्लियर है, क्लियर है ना। मतलब सिंपल वे में हम बात करें कि भाई ये होता क्या है, संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। जो ग्रुप होता है, जो विधायिका होती है वो क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि संसद में विराजमान होता है, उस पर डिस्कशन वगैरह किया जाता है। और इसमें क्या हम बात करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रपति और दो सदन। दो सदन हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो लोकसभा का और दूसरा किसका होता है, राज्यसभा का। इसमें कितने होते हैं, दो सदन होते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं सरकार का वह अंग जो विधायक द्वारा स्वीकृत नीति और कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, वह कार्यपालिका कहलाता है। या फिर दूसरे में संसद द्वारा पारित नियमों या फिर कानूनों का निष्पादन करने वाला विभागीय कार्यपालिका कहलाता है। ये फोर्थ लाइन में आप सिंपल लाइन में भी समझ सकते हो कि भाई जो संसद द्वारा जो कानून पे विचार विमर्श किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा संसद में बहुत ज्यादा बहस होती है, ठीक है, बिल पास करना या फिर कोई भी कानून वगैरह बनाना, लागू करना, ठीक है, या फिर उस पर विचार विमर्श करना। आप बोल सकते हो कि संसद में विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। सहमति होने के बाद क्या होता है, वो कार्यपालिका के पास जाता है। कार्यपालिका क्या करता है, उस पर देखता है और उसके बाद लागू करना हो तो वो लागू कर भी देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई इसके एक्चुअल में कार्य होते क्या है, कार्यपालिका के कार्य क्या क्या है। विधायिका आपने समझ ली भाई, विधायिका होता क्या है, क्या होता है विधायिका। पहले यहाँ पे आप कार्यपालिका तो कर ही रहे हो, विधायिका को भी अच्छे से भी समझ ही लो, है ना। जैसे हमने बात करी कि विधायिका हमारा क्या है कि भाई हमारा संघ है ना, क्या है, संघ है विधायिका का, जो कि संसद के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। या फिर दूसरे में सरकार के इस भाग का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना होता है। क्या होता है, इसका होता है जो भारत के या फिर किसी भी देशवासी, मतलब किसी भी देश के जो वासी होते हैं
वो क्या करते हैं, जहां पर वो रहते हैं उन देशवासियों के लिए कानून को बनाना, क्या कानून को बनाने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, वो होता है विधायिका का। किसका होता है, विधायिका का। और विधायिका जब कानून बना देती है तो कार्यपालिका के पास जाता है उसको लागू करने के लिए। बात क्लियर है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सरकार की नीति। ये तो हमारा हो गया भाई, सरकार की नीतियों को लागू करना, सरकार की नीतियों को लागू करना और विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानून को अमल में लाना, वो किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का। अभी हमने बात करी ना भाई, कानून को अमल करने का कार्य कार्यपालिका का है, लेकिन बनाने का कार्य जो है वो किसका है, विधायिका का है। कार्यपालिका कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करता है। कार्यपालिका क्या करता है, कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करता है। ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करता है। किसके साथ, राज्यों के साथ। अब यहां पे समझिएगा कि कार्य कैसे होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। एक तो हम बात करते हैं केंद्र के बारे में, किसके बारे में, केंद्र के बारे में बात करते हैं। दूसरा किसके बारे में बात करते हैं, राज्य के बारे में। ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में बात करते हैं। तो भाई तो यहाँ पे जो विधायिका होती है, क्या विधायिका जो होती है वो क्या होती है, एक तो केंद्र के रूप में कार्य करती है और दूसरा किसके रूप में कार्य करती है, राज्य के बारे में। ठीक है, राज्य के रूप में कार्य करती है। वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि भाई केंद्र में जो कानून जो बनाया जाता है, केंद्र में जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, सांसद, विधायिका, है ना। और यहाँ पे राज्य में कौन बनाता है, विधानमंडल। कौन बनाता है, विधानमंडल। राज्य में विधानमंडल कानून बनाता है। ठीक है। अब संसद में हमने बात करी, दो सभा होती है, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। वहीं पे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे राज्य में क्या होता है, एक तो विधानमंडल होता है, दूसरा क्या होता है, विधान परिषद। क्या होता है, विधानमंडल और विधान परिषद। लेकिन ऐसा हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य में विधान परिषद होगा, ये होता नहीं है। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, विधान परिषद को अप्लाई कर सकता है, मतलब अपने राज्य में लागू करवा सकता है, और अगर ना चाहे तो लागू नहीं करवा सकता। तो अभी के बारे में हम बात करें कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद जो है अभी कितने राज्यों में है, अभी टोटल 7 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 7 राज्यों में है। बस बात क्लियर कि राज्य में कानून कैसे बनता है। केंद्र में कानून बनाने का मतलब है कि भाई संपूर्ण देश में, है ना, पूरा का पूरा जो देश है उसमें कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन अगर राज्य में कानून बनाया जाता है तो वो कहां पर लागू होगा, सिर्फ राज्य में ही लागू होगा, केंद्र पे तो होगा नहीं ना। वो कहां पर होगा, सिर्फ राज्य में होगा। ये बात क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं भाई, अलग अलग, यहाँ पे वापस आते हैं कार्यपालिका पे। अलग अलग प्रकार की संधियों और समझौतों का निष्पादन करता है कौन, कार्यपालिका। सभी देशों में राज्यों का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। सभी देशों में राज्य का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष किसे बोला जाता है भाई, सर्वोच्च कमांडर कौन है, राष्ट्रपति है। कौन है। अगर तुम ये सोचोगे भैया कि अगर भारत को आक्रमण करना हो तो उसके बाद सिर्फ प्रधानमंत्री बोलेगा भैया जाओ आक्रमण कर दो, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना आक्रमण कर देगी। अगर आक्रमण करना होगा तो उसके लिए अनुमति किसकी चाहिए होती है, अनुमति चाहिए होती है राष्ट्रपति की। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तब तक आक्रमण भी नहीं होगा। ठीक है। तो सर्वोच्च कमांडर जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि भाई कार्यपालिका के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार हैं। ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है। एक तो संसदीय प्रणाली है हमारी और दूसरी अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। ठीक है। संसदीय प्रणाली तो आपको पता है, जो अभी हमने बात करी, संसद वगैरह जो होती है जहां पे बहस होती है, विधायिका होती है, कानून को बनाती है। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली होती है, जिसे क्या बोला जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति के नेतृत्व में क्या होगा, ये प्रणाली कार्य करती है। कौन सी, अध्यक्षात्मक। और अर्ध अध्यक्षात्मक मतलब एक व्यक्ति के अंडर नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति आप ले लो, राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। और हमारा जो संसद है, ठीक है, फिर जो हमारी सरकार चलती है, तो उसमें कोई इंडिविजुअल एक व्यक्ति तो होता नहीं है ना, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें कार्यरत होते हैं वो। संसदीय प्रणाली के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो कार्यपालिका, अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है।
अभी हमने बात करी कि भाई यहाँ पे विधायिका कानून बनाती है, ठीक है, और लागू क्यों कर देता है, कार्यपालिका लागू कर देती है, उसको वैधता देती है, क्या देती है, वैधता देती है, अप्लाई कर देती है। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो कार्यपालिका है, ठीक है, अब जैसे मान लो कि विधायिका ने क्या किया, कानून बना दिया। अब कानून बनाने के बाद अगर वो विधायिका चाहती है, क्या विधायिका, कानून बनाने के बाद विधायिका ने क्या किया, उसको आगे कार्यपालिका के पास भेज दिया कि भैया देखो हम ये कानून जो है पारित करना चाहते हैं, इसको लागू कर दो। और कार्यपालिका को अगर ऐसा लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा बोल सकते हो गलती है या फिर आगे जाके इसमें समस्या हो सकती है, तो कार्यपालिका क्या कर सकती है, उसको वापस विधायिका के पास भेज देगी कि भाई इस पे क्या करो, दोबारा विचार विमर्श करो, क्या करो, विचार विमर्श करो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करो, उसके बाद हम इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। अगर विधायिका है तो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका है तो विधायिका है, दोनों एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया कौन होता है, यहाँ पे केंद्र का आप बोल सकते हो ना, केंद्र में आप बोल सकते हो, केंद्र में कौन होता है इसका मुखिया, राष्ट्रपति, तथा सरकार का मुखिया क्या होता है, प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है तो आप बताओगे कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, इसमें मेंबर्स, कार्यपालिका में, कार्यपालिका के मेंबर्स के बारे में बात करें तो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो राष्ट्रपति होगा, राइट, कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, दूसरा उप प्रेसिडेंट होगा मतलब उपराष्ट्रपति होगा, तीसरा कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा तीसरे, ठीक है। और मुख्यमंत्री के बाद कौन होगा, मंत्री परिषद, कौन होगा, मंत्री परिषद। बात क्लियर, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया केंद्र में, कहां पर, केंद्र में, है ना। और ये कार्यपालिका तो हमारा केंद्र में कार्य करता है, विधायिका हमारा किसमें, अब सॉरी ये हमारा जो राज्य है, राज्य में क्या काम करता है हमारा, विधानमंडल, क्या करता है, विधानमंडल। विधानमंडल में अब जैसे हमने बात करी कि यहां पे राष्ट्रपति पहले नंबर पर है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति पहले नंबर पे है, ठीक है, और दूसरे पे कौन होता है, राष्ट्रपति पहले नंबर पे है, दूसरे पे उपराष्ट्रपति है, और तीसरे पे कौन है, मुख्यमंत्री है, फिर आपके मंत्री परिषद आ जाता है। राज्य में क्या होता है, राज्य में अलग कार्य होता है। राज्य में कौन होता है, राज्य में होता है राज्यपाल, कौन होता है, केंद्र को देखेगा राष्ट्रपति, कौन देखेगा, राष्ट्रपति, और राज्य को कौन देखेगा, राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद यहां पर कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मुख्यमंत्री, कौन आ जाएगा, मुख्यमंत्री, है ना। जैसे कार्यपालिका में स्वीकृति कौन देता है, राष्ट्रपति, वैसे राज्य में कौन देगा, राज्यपाल, कौन देगा, राज्यपाल। हम जो मुख्यमंत्री और उसके जितने भी लोग हैं वो सारे विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, हमने बात करी ना। अब देखो राष्ट्रपति, अभी हमने बात करी कि भाई अध्यक्षात्मक मतलब एकल जो है, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर दे दी जाए, वो है राष्ट्रपति। लेकिन वहीं पे दूसरे के बारे में हम बात करें कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसको हमने बोला गया कि भाई उसके जो राष्ट्रपति है वो क्या है, कि भाई भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन नाम तो हमने दिया हुआ है, राष्ट्रपति क्या होता है, इसका सदस्य होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरे वे में बात करें कि ये सिर्फ नाम मात्र का होता है, सारी की सारी पावर किसके पास होती है, मंत्री, मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री, सॉरी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वास्तविक अगर हम बात करें तो वास्तविक जो होती है, आप कार्यपालिका के बारे में बात करें, पावर जो होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है ना। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान कौन है, राष्ट्रपति होता है। अब हम बात करें, हमारे संविधान बोलता है कि देश का सर्वोच्च प्रधान जो है वो राष्ट्रपति है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। देश का सर्वोच्च प्रधान किसको बोला गया है, प्रधानमंत्री को बोला गया, क्योंकि जनता द्वारा प्रधानमंत्री को चुना गया। राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं वो कैसे, डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। तो सारी की सारी पावर जो है वो किसके हाथ में होती है, सारी की सारी पावर जो है किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं, होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो भाई शेयर बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा संसदीय प्रणाली कि संसदीय प्रणाली कार्य कैसे करती है। आगे हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, ठीक है। संसद तो हमारा पता चल गया, ठीक है, जिसकी पावर वैसे सर्व मतलब जैसे हम बात करें कि भाई जो कार्यपालिका का जो मेंबर है वो राष्ट्रपति है, ठीक है। और पहले नंबर पे किसको बताया गया, राष्ट्रपति को ही बताया गया।
लेकिन वो सिर्फ क्या है, नाम मात्र है। असली पावर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। अध्यक्षात्मक प्रशासन प्रणाली के बारे में बात करें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्राय राज्य का प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। किस पर? अभी हमने बात करी भाई, अभी हमने संसद के बारे में बात करी, कार्यपालिका जो है किस पे डिपेंड होती है? पूरी विधायिका पे। लेकिन इसमें क्या होता है, इस पे विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। कार्यपालिका जो है अपना वैधता खुद दे सकती है। ठीक है, इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसमें होता है? इसमें हमने बात करी ना कि उसमें क्या होता है कि हमारे संसद में बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना होता है, बहुत ज्यादा क्या होती है, उस पर बहस होती है ना। और उसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति की क्या चाहिए भाई, हमारे को अनुमति चाहिए। पहले विधायक का कानून बनाए, उसके बाद कार्यपालिका के पास जाए। ठीक है, ये हमारा संसद में होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी की सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाती है, और वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद ही नियम बना दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है? अध्यक्षात्मक है। बात क्लियर? तो हमारे में तो प्रधानमंत्री है ना। कई देशों में राष्ट्रपति होते हैं जिनके हाथ में पूरी की पूरी पावर दे दी जाती है। लेकिन संसद में हम जो संसद के बारे में बात करें तो उसमें उसकी पावर सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है। असली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि असली पावर राष्ट्रपति के पास ही होती है। सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। बात क्लियर? आगे हम बात करते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये भी बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली होती क्या है? ठीक है, मतलब दोनों का मेल होगा, दोनों का मेल होगा। ठीक है, कैसे? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, परंतु संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्य के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है। अब यहाँ पे दोनों व्यक्ति होते हैं। ठीक है, संसद में क्या होती है? प्रधानमंत्री के पास पावर होती है, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र के लिए होती है। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? दोनों होते हैं। लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में दे दी जाती है? राष्ट्रपति के हाथ। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, परंतु जब कभी वह दोनों अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है, जो कि स्वाभाविक है। राष्ट्रपति और जो हमारा प्रधानमंत्री है वो एक ही दल में है, तो भाई दोनों साथ ही कार्य करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति अलग दल का है और प्रधानमंत्री अलग दल का है, दोनों में क्या हो सकता है? मतभेद हो सकता है कि अब देखो, इसमें कानून बनाने के लिए दोनों की सहमति चाहिए। क्या चाहिए? दोनों की सहमति चाहिए। अब यहाँ पे एक ही दल के तो सहमति हो जाएगी, एक ही दल के नहीं है तो सहमति, मतलब विचार विमर्श करना पड़ेगा। क्या पता भाई प्रधानमंत्री जो है सहमत ना हो राष्ट्रपति से, या फिर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री सहमत ना हो, दोनों में हो सकता है। मतलब दोनों का ही इसमें क्या चाहिए? हमारे को निर्णय चाहिए, अनुमति चाहिए। बात क्लियर? सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, वो भी याद रखना, आर्टिकल्स के बारे में जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करें। सर्वोच्च जो हमारा है वो तुम्हारा राष्ट्रपति है। देश का प्रथम नागरिक किसको बोला गया है? राष्ट्रपति को बोला गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और देश का संविधान प्रधान होता है। लेकिन संविधान प्रधान तो नाम मात्र के लिए है ना। देश के लिए जो खड़ा हुआ है वो तो प्रधानमंत्री, अभी जो हमने बात करी। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में किसमें होती है? निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करता है। उसके अधीन जितने भी कार्य करने वाले लोग होंगे उसके माध्यम से क्या करेगा? वो उसका प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति की संविधान की स्थिति के बारे में बात करें, संविधान की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति जो विराजमान होता है, फिर राष्ट्रपति के पद के बारे में जो हमारे को बताया गया, वो किसमें बताया गया है? आर्टिकल 52 में। किसमें? राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मानजनक होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि देश का प्रमुख व्यक्ति तो नागरिक, जो प्रमुख व्यक्ति या फिर नागरिक या फिर सर्वोच्च जो कमांडर बोला गया संविधान के अनुसार, वो तो हमारा कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन यहाँ पे ये नाम मात्र होता है। एक बात को समझिएगा, ठीक है, अभी हम इस पे भी बात करेंगे। अभी रिसेंटली क्या था कि एक स्टेटमेंट था जिसमें क्या होता है कि जिसमें ये बताया जाता है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो मीटिंग के लिए उसका शेड्यूल तैयार होता है। मीटिंग के लिए शेड्यूल तैयार होता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है?
भाई किसी के भी साथ मीटिंग कर सकता है उस स्केड्यूल तैयार होने के साथ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति जो चुना जाता है मंत्रिमंडल, है ना, मंत्री जो होते हैं, जो विधायिका होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो लोग होते हैं, जो चुने गए लोग होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को, तब जाके वो क्या बनता है, राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, तो भाई अब हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जब वो बन गया तो उसके पास पूरी पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा मेंबर्स जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के होंगे, और राष्ट्रपति जो बात सुनता है वो प्रधानमंत्री की सुनता है। ठीक है, तो संविधान अलग बोलता है और जो एक्चुअल कार्य होता है वो पूरी तरह से अलग होता है, विपरीत होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो होता है ना, आपके जितने भी मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा के। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए कार्यपालिका है, हमने बात करी अभी, सारी की सारी पावर किसके पास है, मतलब बस मेंबर बना दिया गया, नाम मात्र के लिए मतलब मेंबर बना दिया गया, भैया आओ बैठो जाओ। हाँ, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अभी हमने बात करी आर्टिकल 52 के अनुसार क्या बताया गया, राष्ट्रपति का पद बताया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो। 58 में अब योग्यता बताई गई है, ये पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यता क्या है, मतलब किस योग्यता के अनुसार वो राष्ट्रपति के पद पर आ सकता है। तो हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। एक तो देश का नागरिक हो, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए भाई, 35 वर्ष से होनी चाहिए, इससे कम होगा तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए कि भाई लोकसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, उसमें निर्वाचित करने योग्य होना चाहिए। वो लोकसभा चुनाव के समय लाभ का पद पर ना हो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल संघ व राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, अतः उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब देखो पद, जैसे हम यहाँ पे बात करें ना कि चुनाव के समय लाभ का पद पर ना हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से उसको बेनिफिट मिल रहा हो चुनाव के दौरान, अगर उस पद पर है तो उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। लेकिन वहीं पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल संघ और राज्य के मंत्री इस लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इनको भी तो लाभ मिलता है ना, मतलब हम बात करें कि राष्ट्रपति को भी तो मिलता है ना पैसा, उपराष्ट्रपति सभी को मिलता है। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ये योग्यता याद रखना, आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति का जो बोल सकते हैं योग्यता है वो बताई गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया हम बात करते हैं, इसमें होता क्या है, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय के अनुच्छेद 54 में किया गया। 3 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं अभी, 52 जिसमें पद दिया गया, 58 जिसमें योग्यता दी गई, और 54 जिसमें हम क्या बात करें, जिसमें निर्वाचन मंडल का उल्लेख दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदन रूप में होना आवश्यक है। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 100। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। क्या होता है, एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल होता है ना जो कि चुनाव करवाता है, ठीक है, वही क्या करवाता है, राष्ट्रपति के भी चुनाव करवाता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं को केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब जैसे हम बात करें कि इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, बहुत अच्छे से समझने वाला कि भाई जो राष्ट्रपति को चुना जाता है इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित, कौन से, और दूसरे होते हैं मनोनीत। ठीक है, दोनों में समझिएगा कि भाई अगर राष्ट्रपति का चुनाव, ये मेंबर्स होते हैं किसके, संसद के मेंबर्स हैं, किसके, संसद के मेंबर्स होते हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि 12 कोई से भी व्यक्ति चुने जा सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा संसद में भाई वो सिद्धू जो है वो भी वहां पे बैठता है, हेमा मालिनी भी जाती है वहां पर, है ना। क्यों जाते हैं, इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है, ये मनोनीत है, जो कि चुने गए नहीं है। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित जो लोग हैं वो ही इसमें क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। बाकी लोगों को जो मनोनीत होते हैं उनको इसमें हिस्सेदारी की कोई भी जरूरत नहीं होती, या फिर उनको नहीं रखा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे यहां पे समझिएगा, आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। अब ये कैसे, ये समझिएगा कि आर्टिकल 55 हमारे को बताता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब यहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं कि यहाँ पर इसको डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं, इसको लोग नहीं चुनते हैं। इसको कौन चुनता है, इसको चुनते हैं निर्वाचित मंत्री। कौन चुनते हैं, ठीक है। अब निर्वाचित जो होंगे वो चुनेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारे लोगों द्वारा तो नहीं चुना गया देश के प्रथम व्यक्ति को, इसे क्या बोला गया, इसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोला गया। अब चुनाव होते कैसे, इसमें हम बात करते हैं स्टेट्स के बारे में। किसके बारे में, स्टेट्स। अब यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनका बहुमत मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति, एक दो तीन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पद पर क्या हुए, खड़े हुए। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे भाई अब इक्वल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इक्वल हो गया कि भाई यहाँ पर ये मान लो कि भाई यहाँ पे बहुमत मिल गया इसको 3 का, इसको बहुमत मिल गया 3 का और इसको मिल गया 2 का। अब बोलोगे सर यहाँ पे 3-3 का, ये तो फिर क्या हो गया भाई, ये तो टाई हो गया। लेकिन ऐसा टाई वाला नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो हम बात करते हैं, राज्य जो होते हैं, जो राज्य होते हैं, ठीक है, उनके वेटेज के हिसाब से, किसके हिसाब से, वेटेज मतलब होता है कि उनकी संख्या के अनुसार, किसी भी स्टेट की आप बोल सकते हो जनसंख्या के अनुसार उसका वेट उतना ज्यादा हैवी हो जाता है। अगर जैसे हम बात करें कि यूपी के बारे में बात करें और दिल्ली के बारे में बात करें, तो यूपी भी स्टेट है और दिल्ली क्या है, हमारा केंद्र शासित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का वेट वोट जो है वो इक्वल में कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, यूपी की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, और वहीं पे अगर हम बात करें कि दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है, कम है, दिल्ली की पॉपुलेशन कम है। तो इसी हिसाब से जो सबसे ज्यादा वेट होगा वोट में वो यूपी का होगा। किसका होगा, यूपी का होगा। तो इसमें 3-3 जो हुआ, तो इसमें जिसका ज्यादा वेट होगा, जिसमें ज्यादा भार होगा जनसंख्या का, वो व्यक्ति जीत जाएगा। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति हार जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, राष्ट्रपति का हमारा चुनाव होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी, राइट। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब मान लो कि राष्ट्रपति को चुनने में कोई भी समस्या आ रही है या फिर लड़ाई हो रही है, कोई भी बहस हो रही है, तो इसके लिए एक जो है हमारा निकाय, जिसे हम बोलते हैं क्या, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, वो क्या करता है, इसमें इंटरफियरेंस करता है। ठीक है, तो क्या करेगा, मतलब अगर कोई भी न्यायालय, आप बोल सकते हो एक निकाय जो है, न्यायालय जो क्या करता है, इसमें इंटरफियरेंस करता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी समस्या आती है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसमें इंटरफेयर करता है कि भैया उसका मतलब मान लो कि कोई भी लड़ाई हो रही है या फिर कोई भी वाद विवाद हो रहा है, उसको सुलझाएगा, सुलझाने के बाद दोबारा चुनाव करवाएगा। कि अगर लगता है कि भाई यहाँ पे चुनाव जो है गलत तरीके से हुए हैं, तो गलत तरीके से अगर चुनाव हुए तो न्यायपालिका जो है वो क्या करेगा, न्यायालय जो है उसको सुलझाएगा और दोबारा से क्या करवाएगा, इलेक्शन करवाएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां होती है। समाधान शक्ति का मतलब जैसे मान लो कि न्यायालय द्वारा क्या किया गया, न्यायालय द्वारा जैसे तुमने देखा होगा कि निर्भया कांड हुआ था, है ना। निर्भया कांड में क्या हुआ था, उन 4 लोग थे ना, निर्भया कांड में उन 4 लोगों को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। ठीक है, अब आपको यह भी पता होगा कि उन्होंने क्षमा की अर्जी दी थी राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो रही है या फिर किसी को जेल हो रही है तो उसमें वो उसको समाधान दे सकता है। ठीक है, उसमें न्यायालय कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये उसके पास शक्ति होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, परिहार और सजा लघुकरण करने का अधिकार होता है। मतलब उससे संबंधित अगर सजा है, ठीक है, फांसी है या फिर सजा कम करने के बारे में बात की जा रही हो, रोकने के बारे में बात हो, तो ये सारा का सारा अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है आर्टिकल 72 के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार ये उसके पास पावर है। राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां होती है, अभी हमने बात कर ली थी। भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर होता है। सैन्य बल जो होता है उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने तथा सैन्य बलों का विस्तार करने हेतु आदेश देने की क्या है, शक्तियां हैं। लड़ाई चल रही है, उसने बोला कि भाई लड़ाई रोक दो, रुके लड़ाई। ठीक है, दूसरा भाई सैन्य बल जो है उसके हाथ में है। अब हम एक और चीज हम बात करते हैं कि भाई आर्टिकल यहाँ पे आपातकालीन शक्तियां, आप समझिएगा ये आपातकालीन शक्तियां भी हैं। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। कितने प्रकार के, 3, 352, 356 और 307। 352 का जो आर्टिकल होता है ये युद्ध के लिए होता है। ये जैसे हम बात करें कि अगर यहाँ पे भी समझिएगा कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि पूरे भारत या फिर किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है तो संपूर्ण भारत या फिर किसी विभाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, वैसे इसका टाइम पीरियड 6 मंथ्स का होता है। कितने टाइम का होता है, लेकिन अगर मान लो कि युद्ध नहीं रुका, शांति नहीं हो रही है, तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। वापस कितने मंथ का कर दिया जाएगा, 6 महीने का। ये तब तक 6 महीने का करता मतलब होता हुआ चला जाएगा जब तक शांति ना। ठीक है,
इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी राज्यसभा और लोकसभा की भी भूमिका होती है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, अब जैसे हम बात करें कि आपातकाल, आपको पता हो कि आपातकाल जो लगा था इंदिरा गांधी के दौरान लगा था ना। इंदिरा गांधी के दौरान जो आपातकाल लगा था वो उसने गलत तरीके से लगवाया था। कैसे लगवाया था कि भाई उस समय उसकी जो पावर थी, सत्ता जो थी, वो थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई थी, और जो उस समय जो आंदोलन करता थे वो चाहते थे भाई, वो उसे पता था कि अब लोग जो है मेरे विरोध में खड़े होने वाले हैं। राष्ट्रपति के पास गए, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रपति के पास गई और बोला आपातकाल लगा दो, ठीक है। राष्ट्रपति उस समय आपातकाल ऐसे नहीं लगा सकता कि भाई प्रधानमंत्री आया उसने बोला आपातकाल लगा दो, ऐसे नहीं होता है आपातकाल। आपातकाल लगाने के लिए क्या चाहिए होता है कि भाई जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को क्या करना होता है भाई, मंत्रिमंडल के सिग्नेचर करने होते हैं। अगर मंत्रिमंडल के सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपातकाल नहीं लगेगा। अब इसी पे क्या था कि भाई इस पे महाभियोग चलाया गया था। क्या चलाया गया था उस समय, राष्ट्रपति पे क्या चला गया था, महाभियोग। महाभियोग कैसे, अब भाई इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया कि भाई आपातकाल लगा दो, स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। राष्ट्रपति ने बोला भैया मंत्रियों के साइन लेके आओ तब हम लगा देंगे। उसने बोला कि तुम आपातकाल लगाओ, मंत्री के मैं साइन लेके आऊंगा, सॉरी साइन लेके आऊंगी। इंदिरा गांधी थी ना, लेडी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसने आपातकाल तो लगा दिया लेकिन मंत्रियों के साइन तो हुए नहीं। तो विपक्षी दल ने क्या किया, विपक्षी दल ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया चलाई। भाई तुमने आपातकाल गलत तरीके से लगाया है। लेकिन अभी तक एक और चीज याद रखना, महाभियोग का मतलब होता है उसको हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी पे भी महाभियोग, मतलब महाभियोग तो चला है लेकिन कोई भी व्यक्ति महाभियोग से हटा नहीं है, ठीक है, मतलब उसको पद से हटाया नहीं गया। तो यहाँ पे अगर यह अवधि 1 माह के पश्चात संसद को अनुमोदित ना होती है तो ऐसी स्थिति में समाप्त हो जाती है, ठीक है। 1 महीने के अंदर अगर ये नहीं होती है तो ये समाप्त कर दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि इसमें हमने बात करी आपातकाल क्या है। आपातकाल में संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें उसको 2/3 क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, 2/3। जब बहुमत मिल जाएगा आपातकाल का तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, बहुमत नहीं मिला तो आपातकाल नहीं लगेगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति तत्काल की घोषणा, वहां ऐसी घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जिसे संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है। 2 महीने के भीतर, मतलब रिजल्ट 2 महीने में आना चाहिए, समझिएगा। अभी जैसे हरियाणा में क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा ना, हरियाणा में दंगे चल रहे हैं ना, हरियाणा में दंगे चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सबसे पहला ये जो 352 का आर्टिकल है, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सॉरी, राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी स्टेट में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पर संभालना मुश्किल हो जाए, या फिर संविधान में दिए गए कानूनों का क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो अगर उसका उल्लंघन होता है तो क्या होगा, उल्लंघन होने के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, लेकिन वहां पे भी 2/3 बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। 2 महीने के भीतर रिजल्ट चाहिए, राष्ट्रपति शासन अप्लाई हो जाएगा। मतलब वहां का मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों से पावर हटा के राष्ट्रपति हाथ में आ जाएगी। पूरा जो स्टेट का देखेगा वो कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना कि केंद्र में स्थापित है राष्ट्रपति और राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। और ये बात जो बोलेगा कि भाई यहां पर हमारे को राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, तो वो कौन बोलेगा, राज्यपाल। राष्ट्रपति बड़ा भाई है, राज्यपाल छोटा भाई है, ठीक है। तो छोटा भाई किसको बोलेगा, बड़े भाई को बोलेगा भैया आपातकाल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपातकाल लगा दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 360, वैसे एक बार और समझ लो कि अगर ये पूछा जाए कि कौन सा आपातकाल सबसे ज्यादा बार लगा है, तो कौन सा लगा है, 356 का। कौन सा, 356 का जो आर्टिकल है सबसे बार लगा है, सबसे ज्यादा बार, क्योंकि स्टेट में तो दंगे होते रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहला लगा था वो कहां पर लगा था, पंजाब में लगा था, ठीक, कहां पर, पंजाब में। आर्टिकल 360 ये एक भी बार ये आर्टिकल जो है एक भी बार एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ये आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। यह आपातकाल हमारा है वित्तीय आपातकाल। कौन सा है, हमारे देश में जब आर्थिक संकट होता है तो इसमें क्या किया जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है कि अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हुई है, ठीक है। चलिए
आगे हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपातकाल समझ में आ गए होंगे तीनों, 352, 356 और 360। 360 हमारा वित्तीय है ना, मतलब अगर देश में आर्थिक संकट है तो आर्थिक संकट होने के बाद यहाँ पे आपातकाल लगा दिया जाएगा भारत में। ठीक है, आर्थिक संकट होता है यार, आर्थिक संकट का मतलब है पैसे की कमी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां क्या होती है। किसकी? राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। यहां तक वो पुलिस समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा ना। चलिए, वीटो शक्तियां संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। हमने बात करी ना कि कोई भी बिल जो है पास किया गया, ठीक है, अब उसको राष्ट्रपति को लगता है कि यार इसमें थोड़ी सी समस्या है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस बिल को वापस भेजेगा। तो तुम इस पे क्या करो, दोबारा से इस पे विचार करो। क्या करो? विचार करो। पूर्ण वीटो, इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, मतलब वो किसी को अनुमति दे ना दे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। निलंबन वीटो, इस वीटो की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। किसी विधेयक को, मतलब मान लो जैसे क्या होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं संसद बनने के लिए। ठीक है, संसद बनने के लिए क्या हो गया भाई, यहाँ पे संसद बनने के लिए आया, और क्या होता है कि भाई 6 मंथ्स के लिए होता है वो, कितने के लिए? 6 मंथ्स के अंदर अगर वो किसी भी क्षेत्र से चुन लिया जाता है तो वह संसद का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। अगर नहीं चुना जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, विधेयक को संसद के पास दोबारा भेज सकता है कि इस पे एक बार दोबारा से विचार विमर्श कर लो, इसको हटाना है या फिर रखना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। मतलब या फिर सिंपल से समझो कि भाई संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, दोनों सदन मतलब कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जो दोनों सदन है इनके द्वारा पारित होने के बाद विधेयक पर अपनी सहमति को रोकने का राष्ट्रपति के पास क्या होता है? हक होता है। क्या होता है? हक होता है। मतलब विधेयक पर जो है अपनी सहमति दे ना दे उस पे उसको हक है। उसके बाद बात करते हैं जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे किसी भी विधेयक को, जैसे उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया भाई उसको जाना है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को अपने पास रख लेगा कि भैया तुम अभी यहीं पे रुक जाओ। अर्थात इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर ना अनुमति देता है और ना ही अनुमति देने से इनकार करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है इस बारे में ये समझ लो कि थोड़ा सा मौन रहता है कि भाई कोई भी बात नहीं बोलते हैं, और ना ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। इस स्थिति में क्या करता है कि भाई वो विधेयक को अपने पास रख लेता है कि तुम मेरे पास रहो। वो ना तो उसको अनुमति देता है, ना उसको हटाता है, और ना संसद के लिए पुनर्विचार के लिए भेजता है। विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अगर पूछा जाए कि जेबी वीटो का सबसे पहला प्रयोग जो था वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है कि भाई झैल सिंह द्वारा क्या किया गया था, यानी झैल सिंह द्वारा सबसे पहले इस वीटो पावर का उपयोग किया गया था। बात क्लियर? आगे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन गाइस। राइट, यहाँ पे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 361 में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया दी हुई है कि भाई जो निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति का वो कैसे होगा, 361 के आर्टिकल में हमारे को दिया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल तो आपका राष्ट्रपति का भी होता है, और उपराष्ट्रपति का भी कैसे होगा? निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदस्य कौन कौन से होते हैं? दो सदस्य, दोनों सदन बताओ कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और इसमें मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक बात याद रखना, हमने जब बात करी थी राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो थे वो हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, लेकिन वहीं पे हम बात करें कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें मनोनीत जो व्यक्ति होते हैं वो भी इसमें हिस्सेदारी लेते हैं। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है,
क्योंकि इसमें प्रांतों के विधानमंडलों में भाग लेने का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, बाकी के नहीं लेंगे। इसकी योग्यता वही जो हमने बात करी, कौन कौन सी होगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या फिर अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ पद पर ना हो। ये वही वाला है बाकी का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे पदाविधि और पद रिक्तियों की स्थिति आर्टिकल 377 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख के 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। मतलब टाइम पीरियड जो उसका टेन्योर होता है कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए होता है? सिर्फ 5 वर्षों के लिए। परंतु उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर, तो आप सिंपल से समझिएगा कि 5 वर्ष के लिए क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। लेकिन वहीं पे अगर इसको हटना हो तो ये क्या कर सकता है? ये अपना हस्ताक्षर सहित लेख पद पर अपना त्याग पत्र दे सकता है। मतलब एक लेटर लिखेगा, लेटर पर अपना साइन करेगा और वो क्या कर देगा? रेजिग्नेशन आप बोल सकते हो, रिजाइन जो है वो अपना दे देगा। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा किए गए संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो, परंतु हटाने के संकल्प प्रस्तावित करने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा। आर्टिकल 68 के अनुसार कि भाई अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा। और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको राज्यसभा के जो तत्कालीन जितने भी सदस्य हैं, मंत्री हैं, उनका बहुमत होना चाहिए और लोकसभा इससे सहमत होना चाहिए। जब दोनों चीजें होगी तब इसको हटा दिया जाएगा। और ये भी किस प्रकार होता है? महाभियोग द्वारा होता है। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण रहेगा जब तक कोई उस पर दूसरा उत्तराधिकारी नहीं आएगा। जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे महाभियोग लगाकर, जैसे हमने बात करी ना कि भाई अगर ऐसा कार्य करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस पर क्या चला दिया जाएगा? महाभियोग। क्या चलाया जाएगा? उसके बाद हटा दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी शक्तियों के बारे में। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अगर बोला जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो बताओगे उपराष्ट्रपति। कौन होगा? ठीक है। और कोई अन्य आप बोल सकते हो, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो वो उपराष्ट्रपति रहेगा, दूसरा कोई पद नहीं ले सकता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के रूप में। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य सौंपता है। जैसे मान लो कि अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है या फिर राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा है, तो अपना कार्य वो किसको दे देगा? उपराष्ट्रपति को दे देगा, आर्टिकल 65 के अनुसार। ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु अगर हो जाती है, अगर वो त्याग पत्र दे देता है, तो इन सब के बाद उपराष्ट्रपति उसका पद ले लेगा 65(1) के अनुसार। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है, उपराष्ट्रपति से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि अगर कोई भी राष्ट्रपति नहीं आया, उसके बाद 6 महीने तक क्या होगा? उपराष्ट्रपति जो है वो पद पर रहेगा। ठीक है। 65 के अनुसार 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां जो है वो उसका भी प्रयोग कर सकता है। ये बात भी क्लियर? भारत के प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है कैसे नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति विधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। जैसे चुनाव में चुन लिया गया भाई प्रधान जो है, मतलब आप बोल सकते हो मंत्री जो मंडल है या फिर मंत्री परिषद है, उसका जो प्रधान है वो कौन बनेगा? वो मंत्रियों द्वारा चुन लिया जाता है। प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री के पद पर जो आएगा, ठीक है, वो कौन रखेगा? उसको नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया हो। परंपरा अनुसार त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल या फिर गठबंधन के नेता के प्रधानमंत्री में नियुक्त करता है। सबसे बड़ा दल हमारा अभी कौन है? बीजेपी है ना। और बीजेपी की लीड कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। कौन कर रहा है?
ठीक है, तो लोकसभा में जितने भी दल होते हैं, दल का क्या चाहिए, उसको बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। ठीक है, जैसे 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। इसकी योग्यता पहले तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, मतदान की सूची में इसका नाम सम्मिलित हो, प्रधानमंत्री लोकसभा या फिर राज्यसभा में किसी एक सदन का क्या हो? सदस्य हो। सदस्य ना होने की स्थिति में उसे 6 महीने के अंदर दोनों सदन में से एक सदन का क्या होना पड़ेगा? उसे हिस्सा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हिस्सा होना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 साल। 25 साल। टाइम पीरियड तो हमारे पता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है भाई? 5 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत खो देने पर या फिर जैसे मान लो कि अब लोगों को लगता है, फिर लोकसभा में लगता है कि ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं, लोगों का बहुमत इससे हट गया, ठीक है, तो प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र समझा जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भी त्याग पत्र देगा। ठीक है, जैसे चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। अविश्वास पत्र का मतलब होता है कि किसी भी प्रधानमंत्री पर विश्वास ना हो, ठीक है, उसे अविश्वास पत्र कहते हैं। आगे हम बात करते हैं भाई इसकी कार्य और शक्तियां। मंत्रिपरिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं, जैसे मंत्रियों के बीच में विभाग आवंटन और फेरबदल करना, मतलब किस मंत्री को क्या पोस्ट देनी है वो किसके हाथ में होगा? प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करना किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करना या फिर किसी मंत्री को त्याग पत्र देना, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भाई उसको उसने बोला कि भाई तुम इस मंत्री को हटा दो, इस मंत्री से बोलो त्याग पत्र दे दो, ठीक है, तो वो किस पे सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति पर। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता तथा उनके निर्णय को प्रभावित करना, स्वयं के त्याग पत्र द्वारा मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना, ये भी पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास ही होती है। वो क्या कर सकता है भाई? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता और उनके निर्णय को प्रभावित करना और स्वयं का त्याग पत्र देना, ये वो खुद कर सकता है। या फिर मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का कार्य भी किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। संसद के संबंध में इसकी शक्तियां बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। लोकसभा हमारा पहला सदन होता है, ठीक है, कौन सा होता है? पहला सदन होता है। संसद सत्र को आहूत करने या फिर सत्रावसान करने संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देना। अगर बात करें कि भाई संसद में जितने भी सत्र हो रहे हैं उससे संबंधित जो सलाह दी जाएगी वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा तथा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। संसद में सरकार की नीतियों को घोषणा करना, ये सारा किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में, लेकिन वो सिफारिश करेगा किससे? राष्ट्रपति से। दूसरी शक्ति अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री की सारी भूमिका है, जैसे कि हम बात करें राष्ट्र की विदेश नीति किसके हाथ में होगी? प्रधानमंत्री के हाथ में। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सेना का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? सेना का राजनीतिक प्रमुख बोला गया है, राजनीतिक, ठीक है, सेना तो राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। राष्ट्रपति विकास परिषद, एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद, जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद और उनकी कार्य और शक्तियां। राज्य में समस्त शासन का संचालन कौन करता है? मंत्रिपरिषद ही करता है। समस्त शासन, राज्य में सारा का सारा जो शासन होता है वो कौन करता है? मंत्रिपरिषद ही तो करता है। मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां इस प्रकार है। मंत्रिपरिषद ही राज्य, जैसे हमने अभी बात करी ना राज्य के बारे में, क्या होता है? हमारा विधानमंडल होता है ना, और इसको लीड करने वाला कौन होता है? राज्यपाल होता है। कहीं कहीं तो विधान परिषद भी होता है ना। यहाँ पे हमने बात कर ली थी भाई, तो यहाँ पे क्या होता है? मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर कोई भी मंत्रिपरिषद प्रशासन चलाना चाहता है तो किसके, आप बोल सकते हो विधानसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन संचालन के लिए नीति निर्माण करेगा।
मतलब राज्य अगर चलाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, मंत्रिपरिषद, आप बोल सकते हो उस पे नीति बनाएगा, ठीक है, नीति बनाएगा, उसके बाद चलाएगा। राज्य की नीति, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल भी मंत्रिपरिषद करेगा। राज्यपाल शासन के उच्च पदों पर नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करेगा। आगे हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। मंत्रिपरिषद की कानून निर्माण में, हम बात करें कि कानून का निर्माण होता है तो मंत्रिपरिषद ही तो करेगा, मतलब डिस्कशन तो होगा ना, या नहीं होगा, होगा। मंत्री ना केवल कानून निर्माण के लिए विधेयक तैयार करता है, अपितु विधानमंडल में प्रस्तुत भी करते हैं और उनको पारित करवाने में इनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मंत्री परिषद की। मंत्रिपरिषद बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री उसे प्रस्तुत करता है। मंत्रिपरिषद विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करता है और विधानसभा के अलग अलग प्रश्नों तथा तारांकित अंतरांकित अर्थ सूचना प्रश्न का उत्तर देता है। मतलब मंत्रिपरिषद जो है वो क्या होगा, जैसे हमने बात करी, मंत्रिपरिषद जो होगा उत्तरदायी होगा किसका, विधानमंडल का। किसका, विधानमंडल। ठीक है, अब जो हमारे प्रश्न होंगे, चाहे वो बोल सकते हो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, सारे के सारे जो है वो क्या करेगा, आंसर देगा किसको, विधानमंडल। मंत्रिपरिषद ही विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। गठबंधन सरकार के युग में, गठबंधन सरकार का मतलब पता है ना, दो अलग अलग सरकार मिलकर पूरी एक सरकार बना ली, गठबंधन सरकार कहा जाता है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व में कमी आई है। मंत्री मुख्यमंत्री के स्थान पर अपने दल के नेता के निर्देश मानते हैं। मंत्री क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के स्थान पर अपने दल का, मतलब उनके दल का जो नेता होगा उसकी ही बात मानेंगे। वह मंत्रिपरिषद के निर्णय की स्वयं आलोचना भी करने लगे, जिससे सामूहिक उत्तरदायित्व का ह्रास हो रहा है। कई बार होता है ना कि मंत्रिपरिषद जो है क्या करते हैं कि भाई स्वयं की आलोचना करने लग जाते हैं, खुद की बुराई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि सामूहिक इनका ह्रास होने लग जाता है। तो यहाँ पे मंत्री के बारे में भी पता चल गया, राइट। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा जो कार्यपालिका है हमारा समाप्त हो गया। मिलेंगे भाई ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।